Good morning, students. How are you? I hope you will be fit and fine. Students, we have discussed about why did the Soviet Union disintegrate in the last video. And today we will discuss about consequences of disintegration. कि डिसइंटीग्रेशन के रिजल्ट क्या निकले, परिणाम क्या निकले थे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के रूप में जो सेकंड वर्ल्ड था, हमने थ्री वर्ल्ड्स के बारे में पढ़ लिया। थ्री वर्ल्ड्स कौन कौन से थे? फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए वाला ग्रुप था, सेकंड वर्ल्ड सोवियत यूनियन वाला ग्रुप था, और थर्ड वर्ल्ड किसको दिया गया था? जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाए हुए थे या गुटनिरपेक्ष जो देश थे, उनको तीसरी दुनिया का नाम दिया गया है। तो पहली दुनिया यूएसए, दूसरी दुनिया सोवियत यूनियन, तीसरी दुनिया ये नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुटनिरपेक्ष देश जो थे, उनको तीसरी दुनिया का नाम दिया गया है। कई बार क्वेश्चन भी रिपीट किया जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है कि पहली दुनिया के देश कौन से हैं, तीसरी दुनिया के कौन से हैं। तो इनमें से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तीसरी दुनिया के देश या थर्ड वर्ल्ड किसे कहा जाता था? नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज को, यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाए हुए थे। तो डिसइंटीग्रेशन जो सोवियत यूनियन का हुआ था, तो उससे क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड जो था वो खत्म हो गया था। एंड ऑफ द कोल्ड वार, और शीत युद्ध का अंत हो गया था। क्योंकि 1945 में जो शीत युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी, कोल्ड वार की स्टार्टिंग हुई थी, वो किसके बीच हुई थी? सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच। अब सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो डिसइंटीग्रेट हो गया तो अब यूएसए के बराबर में कंपटीशन देने वाला या उसके साथ लड़ाई करने वाला अब कोई नहीं रहा। तो कोल्ड वार की एंडिंग हो गई थी। उसके बाद आता है एंड ऑफ द आर्म्स रेस। एंड ऑफ द आर्म्स रेस यानी कि दोनों देशों के बीच, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच आर्म्स रेस लगी हुई थी, हथियार बनाने की होड़ लगी हुई थी। तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होते ही ये आर्म्स रेस भी खत्म हो गई थी। फोर्थ पॉइंट इज एंड ऑफ द आइडियोलॉजी वार। हमने पढ़ा था फर्स्ट लेसन में कि जो कोल्ड वार है, कोल्ड वार किसका किस पर आधारित था? किस पर आधारित था ये? आइडियोलॉजी पर। कौन सी आइडियोलॉजी? कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, यानी कि साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था। तो जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये आइडियोलॉजी वाला जो वार था ये भी खत्म हो गया। आइडियोलॉजी वार मीन्स कोल्ड वार। द यूएसए बिकेम द सोल सुपीरियर। अब यूएस जो है वो क्या बन गया था? अकेला सुपर पावर बन गया था, या वर्ल्ड में केवल एक ही महाशक्ति रह गई थी। वो कौन सी रह गई थी? यूएस वाली, यानी कि यूएसए वाली। सिक्स्थ पॉइंट दिया है इंस्टीट्यूशन लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिकेम पावरफुल एडवाइजर्स। इसमें जो वर्ल्ड लेवल पर जो इंस्टीट्यूशन थे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो पावरफुल एडवाइजर के रूप में आए थे। सेवन पॉइंट दिया गया है द एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। अब बहुत से नए देशों की शुरुआत हो गई थी, या बहुत से नए देश जो हैं वो निकल करके आए थे। सम ऑफ देम स्पेशली द बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वांटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन एंड बिकेम पार्ट ऑफ द नाटो। अब उनमें से कई देश ऐसे थे, जैसे कि बाल्टिक, मुख्यतः हम बात करें तो बाल्टिक देशों और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स। जो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थे वो क्या करना चाहते थे? यूरोपियन यूनियन को, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाया गया था, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो उसके मेंबर बनना चाहते थे, और उसके मेंबर बन के वो किसके मेंबर बनना चाहते थे? किसका हिस्सा बनना चाहते थे? नाटो का। नाटो क्या है ये हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। नाटो क्या है? एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, किसका? यूएसए का। नेक्स्ट आता है
नाइन्थ पॉइंट, अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ शॉक थेरेपी। अब जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो उसके द्वारा शॉक थेरेपी वाला जो कंसेप्ट है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब शॉक थेरेपी जो थी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी की कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले थे। तो शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम, तो रिजिम होता है शासन पद्धति, या फिर ये कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी जो है वो पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम, यानी कि पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम का मतलब होता है साम्यवाद से पहले जो शासन पद्धति थी उसमें शॉक थेरेपी क्या थी। तो शॉक थेरेपी वाज ए पेनफुल प्रोसेस ऑफ ए ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो शॉक थेरेपी जो है वो एक पेनफुल प्रोसेस मानी जाती है, किसके लिए? ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट, यानी कि एक दबंग सामाजिक, सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, यानी कि जो समाजवाद को बदलने के लिए एक पेनफुल प्रोसेस मानी गई थी, टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, यानी कि एक लोकतांत्रिक पूंजीवादी सिस्टम में बदलने का एक पेनफुल अनुभव था, प्रोसेस थी। दिस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। यह ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम प्रभावित हुआ था किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा और आईएमएफ के द्वारा, इन रसिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप। यानी कि ये जो सिस्टम था सबसे ज़्यादा कहाँ पर इन्फ्लुएंस रहा था, कहाँ पर प्रभावित हुआ था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा और आईएमएफ के द्वारा, रसिया में, सेंट्रल एशिया में और ईस्ट यूरोप में। तो शॉक थेरेपी जो है वो क्या थी? पोस्ट कम्युनिस्ट रिज्म में, यानी कि जो कम्युनिस्ट रिज्म था उसके बाद शॉक थेरेपी क्या क्या रोल रहा था, ये हमने इसमें पढ़ा है। शॉक थेरेपी जो है वो एक पेनफुल प्रोसेस थी जो परिवर्तन लेकर आई थी एक अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट से लेकर के टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में, यानी कि अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में इसने बदल दिया था। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन लेकर के आया था? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ लेकर के आए थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कहाँ लेकर के आए थे? रसिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप में। उसके बाद सेकंड जो दिया गया है, कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। अब जो कलेक्टिव फार्मिंग थी वो शुरू कर दी गई थी, टू बी रिप्लेस्ड किसकी जगह पर? बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। यानी कि अब कलेक्टिव फार्म जो है वो बदल दिया गया था, किसकी जगह? प्राइवेट फार्मिंग, यानी कि कलेक्टिव फार्म जो है ना उनकी जगह पर प्राइवेट फार्मिंग लेकर के आए और कैपिटलिज्म पूंजीवाद को लेकर के आए, किसमें? एग्रीकल्चर में। तो ये हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन पढ़े और शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा। शॉक थेरेपी जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम को लेकर के, तो आप इसको दोबारा से फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। आप इन पॉइंट्स को दोबारा से एक बार फिर रिवाइज करेंगे। इनकी पीडीएफ फाइल जो है मैं आपके पास भेज दूंगा और आप इनको नोट भी कर लेंगे अपनी नोटबुक में। थैंक यू।